हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, बट स्किप मत कीजिएगा। ये सारे जो बिगिनिंग पीरियड का जितने भी इवेंट्स हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जितना इस पीरियड को अच्छे से समझेंगे, उतना ही ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में, याद रखने में काफी ज्यादा आप लोगों को मदद मिलेगी, राइट? तो कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज थे जो इंडिया पे आए थे। ठीक है, उसके बाद इंडिया में 18th सेंचुरी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा था, यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, सोसाइटी कैसा था, राइट? आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसेंडेंसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एसेंडेंसी के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन से थे। तो फैक्टर्स क्या क्या है? superior commercial organization, naval supremacy, political stability in Britain, strong economic base, military superiority, diplomatic skills, victory in the Carnatic Wars and Battle of Plassey. See, ये जो टॉपिक है मेंस में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? कि डायरेक्ट सवाल पूछते हैं कि बताओ कौन से वो फैक्टर्स और कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर असेंडेंसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर के ऊपर फोकस करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में भी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट नेशनल मूवमेंट वाला पोर्शन को ज्यादा कवर करके जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी बिगिनिंग पीरियड है, इसको अच्छे से कवर कर लोगे तो आप लोगों का मार्क्स और अच्छे आएंगे हिस्ट्री में। क्लियर? काफी टाइम एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, काफी टाइम पॉइंट्स दे देते हैं, फैक्टर्स दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट थियोरिटिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, राइट? चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी became the most powerful European trading company in India by defeating Portuguese, Dutch and French. Good evening, Ashma. हमने कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, सबसे ज्यादा पावरफुल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बन चुका था, राइट? और ये किस तरीके से बना, जबकि यूरोपियन फॉरेनर्स में से सबसे एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया पे, ब्रिटिशर्स सबसे एंड में आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, ठीक है, और उनको जो सपोर्ट मिला था फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो अपने स्टेट से जो भी सपोर्ट मिला था उसके बेस पे भी उन्होंने पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच को डिफीट किया और इंडिया में एक पावरफुल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या-क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सुपीरियर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो कंपनी कैसे इमर्ज हुआ? एज अ सुपीरियर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी एस्टेब्लिश हुआ या इमर्ज होने लगा था। कैसे? पहली बात तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी था। ठीक है, प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स इस कंपनी पे पैसे लगाते थे। तो इसीलिए इन लोगों के पास फाइनेंस की कमी कभी थी नहीं, हमेशा अच्छा खासा फाइनेंस हुआ करता था। एफिशिएंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते थे, उनको समझ में आता था, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड थे। उनको समझ आता था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर के बेस पे क्या अभी हमें डिसीजन लेना है, ठीक है? वो जो डिसीजंस लेते थे, ज़्यादातर वो करेक्ट प्रूफ होते थे उनके लिए। बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनके पास जितना फाइनेंस था, उन फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल एसेट को वो लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते थे। देखो, कोई एक कंपनी, कंपनी का बेस अगर स्ट्रांग होगा, तो वो कंपनी कहीं पे भी जाके अपना
एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है, कहीं पे भी जाके अपना सेटलमेंट कर सकता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे एक मोस्ट पावरफुल कंपनी इसलिए बना क्योंकि इसका जो कोर एरिया था, इसका जो मेन फाउंडेशन था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनके पास पैसों की कमी कभी थी नहीं। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डिसीजंस लेते थे, जो डिसीजन मेकर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से वो लोग फाइनेंस को मैनेज करते थे। उनके पास ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, वो एक ऑटोनोमस यूनिट बन चुका था। इनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी था और डिसीजन मेकिंग राइट्स भी थे। कोई भी डिसीजन जो ज़रूरत है, ये लोग ऑन द स्पॉट लेते थे। बट वहीं पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये बहुत ज़्यादा स्टेट बाउंड था। इसको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले स्टेट मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती थी। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इसके पास था या फिर ये एक बेस ऑटोनोमस यूनिट हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे, जिसके बेस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस ज़्यादा मिली इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज, ठीक है? फास्टर डिसीजन मेकिंग, कोई अगर ऐसा यूनिट जो जल्दी-जल्दी डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजीज होगा, कब फाइट करना है, किसके साथ क्या वॉर टेक्निक रखना है, ठीक है? तो फिर वो यूनिट बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, राइट? तो इनके पास बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग ये बहुत जल्दी-जल्दी ले पाते थे। हायर प्रॉफिटेबिलिटी देन राइवल्स, इनके पास बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट अर्न कर रहे थे कंपैरिजन टू देयर राइवल्स, ठीक है? इनके राइवल्स कौन-कौन थे? जैसे पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ठीक है? तो ये जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज़ थे, इनके कंपैरिजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी भारी मात्रा में प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ठीक है? कहाँ से? इंडिया से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इमर्ज हुआ एज सुपीरियर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? कुछ कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गवर्न कंट्रोल, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग रिड्यूस एफिशिएंसी। जितना एक यूनिट है, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल कोई एक यूनिट है, अगर इस यूनिट को काम करना है, काम नहीं करना है, डिसीजन लेने में टाइम लगा, स्ट्रैटेजी बनने में अगर इसको गवर्नमेंट के सारे ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को फॉलो करने पड़े, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करने पड़े, तो ये यूनिट फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, है ना? तो इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग जितना अच्छा होता है एक गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए, इसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये होता है कि ये कोई भी प्रोसेस को स्लो कर देता है, डिसफंक्शन कर देता है। तो ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग की वजह से बहुत टाइम, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, ठीक है? क्योंकि डिसीजंस इतना लेट लिया जाता है कि जब तक लेते हैं तब तक कुछ होता नहीं है। और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे आप ऑफिशियली आप लोग देखते हो कि कितने सारे लेयर्स होते हैं। यहाँ पे मानो कोई मिनिस्टर बैठा है और इनके नीचे कितने सारे लेयर्स होते हैं। यहाँ पे जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, ठीक है? उसके ऊपर कोई और ऑफिशियल है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है? एंड देन यहाँ पे मिनिस्टर। तो मिनिस्टर को एंड में डिसीजन लेना है, लेकिन कोई भी फाइल अगर इतनी लेयर्स के थ्रू मिनिस्टर तक पहुँचेगा, तो सोचो आज अगर कोई एक फाइल हम लोगों ने सोचा कि चलो मिनिस्टर तक हम लोग पहुँचाएँगे। मिनिस्टर तक पहुँचते-पहुँचते इस फाइल को टाइम लग जाता है 1 से 2 साल। तो क्या ऐसे में उस फाइल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कोई ले सकता है? नहीं। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है? जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है उसको स्लो कर देता है। क्लियर है? और गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर किसी यूनिट पे ज़्यादा होगा, तो वो यूनिट फ्रीली काम नहीं कर सकता है ना? जिसकी वजह से राइट डिसीजंस ले नहीं सकते, स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता है। और ये सारे जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादा देखने को मिला था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं देखने को मिला था और इसी की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर चीज़ में सक्सेस मिला था। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुपीरियर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमर्ज होता है 18th सेंचुरी में। नाउ
सेकंड, नेवल सुप्रीमेसी। आप सबको पता है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस टाइम पे जितने भी यूरोपियन कंपनीज होते थे, वो सब नेवी मतलब नावल पावर का यूज करते थे, ठीक है? वो लोग पावरफुल नेवी होते थे और वाटरवेज के थ्रू वो लोग ट्रेड करते थे, है ना? हमें सबको पता है। अब बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो नेवी था, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, ठीक है? जिसकी वजह उनका जो शिप हुआ करता था, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड शिप शिप हुआ करता था, ठीक है? जिसकी वजह से वो लोग कहीं मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को भी आराम से कवर कर पाते थे, ठीक है? और ये एक ड्रॉबैक था या फिर आप कह सकते हो लूप होल था, जो कि फ्रेंच के पास नहीं था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नावल सुप्रीमेसी नहीं था, स्ट्रॉन्ग नावल पावर नहीं हुआ करता था। तो जिसके बेस पे ब्रिटिशर्स को भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। नावल सुप्रीमेसी सपोर्टेड बाय पावरफुल ब्रिटिश रॉयल नेवी, ठीक है? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नावल हुआ करता था, वो ब्रिटिश रॉयल नेवी था। सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक छोटा सा कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, और ये गवर्नमेंट है जो ब्रिटेन में रहते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस समझना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो नेवी था, वो नेवी ब्रिटिश रॉयल नेवी था, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये लोग जो भी शिप को यूज करते थे, वहां के जितने सोल्जर्स थे, वो सब ब्रिटिश रॉयल नेवी का पार्ट हुआ करता था। तो सोचो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितना ज्यादा सुपर पावर हुआ करता था उस टाइम पे, इसीलिए उनके पास नावल सुप्रीमेसी काफी ज्यादा था। दे कैन कंट्रोल्ड इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स, ठीक है? और ये नेवी इतना स्ट्रांग था कि इंडियन ओशियन पे उस टाइम पे जितना ट्रेड रूट था, सारे ट्रेड रूट को यही लोग कंट्रोल करते थे। प्रोटेक्ट मर्चेंट शिप्स, ठीक है? जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नावल पावर था या फिर ब्रिटिश रॉयल नेवी थे, ये लोग ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी मर्चेंट शिप्स है उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो इसीलिए ना जितने भी मर्चेंट होते थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादा लॉयल थे कंपैरिजन टू अदर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? इंश्योर्ड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ट्रूप्स एंड गुड्स। सोचो इस नावल सुप्रीमेसी की वजह से ब्रिटिशर्स को इतनी दूर बैठे हुए भी उनको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता था, ट्रूप्स का एंड गुड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कहीं पे भी कोई वॉर अगर हमें जीतना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट को जीतना है, तो फिर वहां पे हमें सोल्जर्स के लिए ट्रूप्स चाहिए, सोल्जर का ट्रूप्स चाहिए और उनके लिए गुड्स चाहिए, राइट? जिसमें फूड होगा, वेपन्स होगा, है ना? जिसके बेस पे हम लोग कोई वॉर को, कोई बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। और सोचो नावा सुप्रीमेसी की वजह से ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन से इतने दूर होते हुए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी क्या करते थे, अपने सोल्जर को, अपने जहां जहां पे भी उनको जरूरत होती थी, अपनी यूनिट को वो अनइंटरप्टेड ट्रूप्स एंड गुड्स की सप्लाई भेजते रहते थे। ब्लॉक ब्लॉकेड एनिमी पोर्ट्स ड्यूरिंग वॉर। और जब वॉर होता था, ये लोग क्या करते थे, जितने भी एनिमी का पोर्ट हुआ करता था उनको ब्लॉक कर देते थे, ठीक है? ताकि जो एनिमी पोर्ट है वहां से कोई भी गुड्स और ट्रूप्स का सप्लाई ना हो सके। तो इस तरीके से 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नावल सुप्रीमेसी बन गया था, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नावल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिला था। उनका जो नावल पावर था इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए था, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। क्लियर है कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नावल सुप्रीमेसी था उतना ज्यादा अच्छा क्यों था, इम्पोर्टेंस, डिसिसिव एडवांटेज ड्यूरिंग द कार्नेटिक वॉर्स। अब इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग नेवी होने की वजह से जब कार्नेटिक वॉर हुआ था, ठीक है? कार्नेटिक वॉर जो कि साउथ इंडिया के बहुत सारी रीजियोनल पावर के साथ ब्रिटिशर्स का हुआ था। यहाँ पे फ्रेंच के साथ भी ब्रिटिशर्स का एक बहुत सारा फाइट हुआ था, वॉर हुआ था। तो इस वॉर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी सारा एडवांटेज मिला, ठीक है? इट एनेबल्ड रैपिड री फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से बहुत जल्दी जल्दी री इनको मिलता था। नावल पावर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था 18th सेंचुरी पे, इनफैक्ट आज के डेट पे भी, राइट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन में हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक स्टेबिलिटी मिला था। बहुत ज्यादा इनको परेशानी होने की जरूरत नहीं थी। इनके खुद के डिसीजन मेकिंग, चॉइसेस
की वजह से भी ये लोग अपने हिसाब से डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना पाते थे, है ना? स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आफ्टर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, कंसिस्टेंट स्टेट सपोर्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? 1688 के बाद ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था वो स्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसिस्टेंटली सपोर्ट भेजते रहते थे, जिसकी वजह से इनका आगे का जो सफर था वो काफी अच्छा बन चुका था। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंश्योर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनकी कंटिन्यूटी से भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा मदद मिली। कंपैरिजन, फ्रांस फेस्ड फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब सोचो, जिसके देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा और वहां पे एक गवर्नमेंट है जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता है, तो क्या ये लोग हमेशा राइट चॉइस या राइट डिसीजंस ले सकते हैं? क्विक डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। अपना स्ट्रैटेजी क्विक बना सकते हैं? क्या इस गवर्नमेंट से इनको कोई सपोर्ट मिलेगा? नहीं। तो बेचारे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इनकी किस्मत बहुत खराब थी, राइट? एक तो फ्रांस में जो पॉलिटिकल कंडीशन था बहुत ज़्यादा इनस्टेबल था, ठीक है? और इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ से इनको सपोर्ट भी नहीं मिलता था। ऊपर से यहाँ के जो गवर्नमेंट थे, ये इनको कंट्रोल करके बैठे थे। ये खुद से कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते थे। तो इसीलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस फेस करना पड़ता था कंपैरिजन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज्ड यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर इंडियन अफेयर्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कि ये एक जगह है, यहाँ पे ये एक रीजन है जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना ट्रेडिंग कर रहा है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना ट्रेड कर रहा है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अपना फायदा देखता, मतलब उसका प्रॉफिट किसमें है, बाकी वो किसी के लिए लॉयल नहीं थे। बट ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये ना कभी कभी इमोशनल हो जाता था, ठीक है? और ये कभी कभी मानो इस रीजियन पे, ठीक है, इस रीजियन पे इस मतलब कोई पर्सनल चीजों के लिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ इस रीजियन के लोगों के साथ कोई वॉर चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, वो अपना प्रॉफिट ना देख के इंडियन अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे और इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते थे। हालांकि यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन कभी कभी इंडियन अफेयर्स में इन्वॉल्व होके वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर दूसरे पोर्टुगीज, डच, उन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पर्सनल लेवल पे वॉर पे या फिर कॉन्फ्लिक्ट पे इन्वॉल्व हो जाते थे। तो अब वॉर कहीं पे भी हो, फेस तो यहाँ के लोगों को ही करना पड़ेगा ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने लोग यहाँ पे पोस्टेड है, उन्हीं को फाइट करना होगा, उन्हीं को मतलब परेशानी झेलनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस तरीके से इनका जो पावर था डे बाय डे कम होता गया। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस का। क्या है भाई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस? ब्रिटेन बेनिफिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ था, ठीक है? और ब्रिटेन काफी ज्यादा बेनिफिशियल कंट्री रहा था फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जितने भी एडवांटेज मिला था ब्रिटेन में, सबसे ज्यादा वो बेनिफिट मतलब ब्रिटेन सबसे ज्यादा वहां से प्रॉफिट कमाया था। ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे कैपिटलिस्ट लीडर निकल के आए और उन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा बड़े-बड़े इन्वेस्टर का, इससे क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, है ना? इनके पास मनी फ्लो ज़्यादा होगा। अब मनी फ्लो ज़्यादा होगा, तो ये इस मनी का कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। किसी भी केस में मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वॉर जीतना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जीतना है, कोई भी बैटल ग्राउंड को जीतना है, तो आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। पैसा होगा तभी आप फूड का अरेंजमेंट कर सकते हो, गुड्स का अरेंजमेंट कर सकते हो, राइट? अपने सोल्जर को आप वेपन दिला सकते हो, है ना? अगर मनी ही नहीं रहेगा तो फिर आप करोगे क्या, राइट? एडवांस्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? तो ये जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वॉल्व होने लगे। प्रो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब देखो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है,
ये क्या करने लगे थे, इंडिया पे आके ये ट्रेडिंग करने करते थे। कभी-कभी ये यहाँ पे फैक्ट्री भी बनाते थे और उन फैक्ट्री पे मास लेवल पे प्रोडक्शन होता था। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब इंडिया पे उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो भाई हम लोग इंडिया में जाके ही फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और वहीं के मार्केट में हम लोग सेल करेंगे, राइट? बेटर फाइनेंसिंग फॉर मिलिटरी कैम्पेन्स, और आप सबको मैंने अभी-अभी बताया कि बेटर फाइनेंस मिलिटरी कैम्पेन्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका जो इकोनॉमिक बेस था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है? और उनका स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ था? क्योंकि उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे इस कंपनी में, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो रहे थे। मास लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा था इंडियन कॉन्टिनेंट पे, इंडियन टेरिटरी पे, ठीक है? और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था, ठीक है? एंड बेटर फाइनेंस उनके पास अवेलेबल था फॉर मिलिटरी कैम्पेन्स। नाउ मिलिटरी सुपीरियरिटी की भी बात कर लेते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इनका मिलिटरी सुपीरियरिटी भी काफ़ी अच्छा था, मिलिटरी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एडवांटेज क्या है? वेल ट्रेन्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी, इनके पास जो आर्मी था, ये वेल ट्रेन्ड था और डिसिप्लिन्ड था। मॉडर्न, अब यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में थोड़ा-सा डिफरेंस क्रिएट होता है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, सोल्जर्स थे, वो डिसिप्लिन्ड नहीं थे, उतना ज़्यादा नहीं जितना ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। इनके पास मॉडर्न आर्टिलरी था, बेटर मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, प्रोफेशनल ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा थे, जितने भी ऑफिसर्स थे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स थे एंड देन सुपीरियर लॉजिस्टिक्स, इनके पास जो लॉजिस्टिक्स हुआ करता था, वो सुपीरियर था। तो जिसकी वजह से मिलिटरी सुपीरियरिटी भी हमें देखने को मिला। इम्पोर्टेंट लीडर कौन से थे? कौन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट लीडर। यहाँ पे ये जो लीडर्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट के नहीं है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। मैं बार-बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफरेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफरेंट है। इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये नहीं आता। क्लियर? चलो। इम्पोर्टेंट लीडर्स रॉबर्ट क्लाइव, स्ट्रिंगर लॉरेंस एंड आयरकूट। रॉबर्ट क्लाइव तो आप लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा स्कूल में, है ना? स्ट्रिंगर लॉरेंस, आयरकूट, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्लोमेटिक स्किल के बारे में। ब्रिटिश पॉलिसी, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ का कंपनी है? ब्रिटेन का कंपनी है। तो इन्होंने यहाँ पे अपने देश में जैसा पॉलिसी देखा होगा, वही चीज़ वो लोग जहाँ-जहाँ पे जाएँगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब ब्रिटेन में इन्होंने कुछ पॉलिसी को देखा था, ब्रिटिश पॉलिसी जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। वही चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आते हैं, तो इंडिया पे वो एग्ज़ीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से रीजियोनल पावर को वो पहले डिवाइड करते हैं। जिन-जिन रीजियोनल पावर्स में एक यूनिटी था, पहले वो यूनिटी को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, देन उनके ऊपर रूल करते हैं, बहुत फेमस पॉलिसी है। इसके बाद अलायंस बिल्डिंग, यहाँ पे मैं जितनी ब्रिटिश पॉलिसी की बात कर रही हूँ, सब इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश पॉलिसी ये वो पॉलिसी है जिसके ऊपर बेस करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्सेस मिला था इंडिया पे सेटलमेंट करने का और दूसरे यूरोपियन कंट्री को डिफीट करने का, ठीक है? तो पहला डिवाइड एंड रूल, जितने भी यूनिटी में रहने वाले, जितने भी यूनाइटेड रीजियोनल पावर थे, उनको पहले ये लोग डिवाइड करते थे और वहाँ पे रूल करते थे। दूसरा, अलायंस बिल्डिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा कोई ना कोई रीजियोनल पावर के साथ एक अलायंस बिल्डअप कर लेता था, ठीक है? क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें इंडिया जैसे बड़े कंट्री पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो हमें बहुत सारे रीजियोनल पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे आके बहुत सारे रीजियोनल पावर को अपने साइड में करके अलायंस बना लेते थे। तीसरा, सपोर्टिंग राइवल क्लेमेंट्स, ठीक है? सपोर्टिंग राइवल, अब जैसे बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना? अब जैसे ब्रिटिश, उनको पता है कि उनका राइवलरी कौन है, उनका एनिमी कौन है? फ्रेंच। अब फ्रेंच जिस मतलब अब फ्रेंच के अगेंस्ट जो रीजियोनल पावर होगा, ब्रिटिशर्स जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाके उस रीजियोनल पावर के साथ हाथ मिला लेता था या फिर उनके साथ बॉन्डिंग बना लेता था, ताकि ये दोनों मिलके
फ्रेंच के अगेंस्ट फ्रांस के अगेंस्ट एक्शन ले सके। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एनिमी को मुद्देनजर रखते हुए उन रीजनल पावर के साथ, उन लीडर्स के साथ, उन लोगों के साथ वो बॉन्डिंग बनाते थे जो उनके एनिमी का भी एनिमी है। ठीक है, इंटरफेरेंस इन सक्सेशन डिस्प्यूट, ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा, मानो दो पावर है, दो रीजनल पावर है, ठीक है, अब इस रीजनल पावर में कोई ना कोई मतलब बात पे डिस्प्यूट चल रहा है, ये जाके क्या करते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जजमेंट देते थे, एज अ जज की तरह काम करते थे। और सोचो ये रीजनल पावर के लोग कितने फूल थे, इनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम लोग एक फॉरेनर को अपना डिसीजन मेकर बना रहे हैं, इनको जज बना रहे हैं, राइट। अब देखो, अगर सोसाइटी में हम लोग कहीं पे देखते हैं कि कोई जज है, ये डिसाइड करता है, इसका मतलब हम लोग उसको सबसे बेस्ट मान लेते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो बोलेगा वही होगा। मतलब जब ये इंटरफेयर करता था कोई भी रीजनल पावर के सक्सेशन डिस्प्यूट पे, उसका मतलब है उस टाइम पे रीजनल पावर के रीजनल उस रीजन पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ऊंचे स्टेज पे रखा जाएगा, सबसे पावरफुल माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी मेंटालिटी मतलब मेंटली भी ये लोग क्या करते थे, दूसरों मतलब जो इंडियन पीपल थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। कहते हैं ना कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकली उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, उन्होंने मेंटली भी लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया था, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने मेंटली मैनिपुलेट करके, मेंटली डोमिनेट करके भी लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया। बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो किंग को कंट्रोल कर लेते थे। वो किंग की काम मतलब जो किंग का जो काम होता है, ये लोग खुद करने लगते थे। अब देखो किसी एक एरिया पे किंग जिसको मानेगा, ठीक है? किंग जिसको भगवान मानेगा, सारे जनता होंगे, यहाँ पे जनता है, ये क्या करेगा? फिर इसी को अपना माई-बाप मानेगा, अपना मालिक मानेगा। तो सोचो ये किंग को उल्लू बना के किंग का भगवान बन जाते थे, ठीक है? और फिर जाके पूरे जितने भी सिटीजन्स हैं उस रीजन का, उनका वो गॉड बन जाते थे और फिर डिस्प्यूट के मामले पे वो डिसीजन देने पहुंच जाते थे, राइट? पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तो करते ही थे, मतलब पॉलिटिकली उनको जो सही लगता था, बस अपने प्रॉफिट के लिए, बस रीजनल पावर्स को वो अपने हिसाब से यूज करते थे और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को वो मैनिपुलेट करते थे। एंड फिफ्थ सिक्स, यूज ऑफ ट्रीटीज एंड सब्सिडीज, ठीक है? उसके बाद लोगों को ट्रीटीज देना, सब्सिडीज प्रोवाइड करना, रीजनल पावर से खुद सब्सिडीज लेना, अलग-अलग नाम पे छलावे से कुछ भी उल्लू बना के। और ये कुछ फैक्टर्स थे जिस ब्रिटिश और ये फैक्टर्स हैं या फिर ब्रिटिश पॉलिसीज भी बोल सकते हो। तो ये कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसीज है, डिप्लोमेटिक स्किल्स है। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी के साथ डिस्प्यूट पे नहीं है, किसी के साथ वॉर पे, कॉन्फ्लिक्ट पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है। डिप्लोमेसी के थ्रू ये लोग सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डिप्लोमेटिक स्किल है वो बहुत बेस्ट माना जाता है। क्लियर है? डिप्लोमेटिक स्किल का ये जो पॉइंट है ये क्लियर है? हाँ, बिल्कुल, वॉर के ट्रीटी से बेनिफिट लेना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास डिसीजन लेने का कैपेसिटी भी था और राइट भी था। तो इसीलिए ना उस टाइम पे बहुत जल्दी-जल्दी ये लोग क्या करते थे, मतलब डिसीजंस ले लेते थे, एग्रीमेंट साइन करा लेते थे, ट्रीटीज़ बना लेते थे। उसके बाद कार्नेटिक वॉर में उनको विक्ट्री मिला, जिसकी वजह से का मतलब साउथ इंडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में कन्वर्ट हो गए। डिफीट ऑफ फ्रेंच इन साउथ इंडिया, कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साउथ इंडिया में जैसे बहुत सारे रीजियनल पावर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइट किया था, ठीक वैसे ही साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे इन कार्नेटिक वॉर में आगे की क्लास में हम लोग सारे वॉर्स डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइट हुआ, ठीक है? जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट किया, ठीक है? और डिफीट करने के बाद फ्रेंच का जो पॉलिटिकल एम्बिशन था इंडिया में, फ्रेंच का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट था इंडिया में, उन सबको खत्म कर दिया कार्नेटिक वॉर में एंड एस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी अमंग यूरोपियन पावर।
फ्रेंच को खत्म करके, डिफीट करके, उसका पॉलिटिकल एम्बिशन को एंड करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीम यूरोपियन पावर्स की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है इंडियन कॉन्टिनेंट में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था। अब बैटल ऑफ पलासी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया फेज शुरू हो जाता है। बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ था, जहां पे सिराजुद्दौला को डिफीट किया गया था। कंस्पिरेसी इन्वॉल्विंग मीर जाफर, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर के साथ मिल के सिराजुद्दौला को डिफीट करते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, बंगाल को कैप्चर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये लोग साउथ इंडिया पे आए, राइट। अब साउथ इंडिया पे ऑलरेडी ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे काफी सारे रीजियोनल पावर्स को अपने साइड में लेके बहुत सारे मैनिपुलेटिव वर्क के साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे ही साउथ इंडिया में इनका जो मेन राइवलरी था, मेन एनिमी था फ्रांस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनको जैसे ही खत्म करता है, उसके बाद ये सीधा पहुंचता है बंगाल की तरफ। बंगाल में 1757 में बैटल ऑफ पलासी को जीतने के बाद, बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद, ये पूरा का पूरा बंगाल को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, बंगाल को कैप्चर करने के बाद आसाम, बिहार, ये सब कुछ इनके कंट्रोल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। और क्यों इन्होंने सबसे पहले बंगाल को टारगेट किया था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे अमीर रीजन अगर कोई था तो वो बंगाल का रीजन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफी अच्छा था, जो ट्रेड होता था वो काफी ज्यादा अच्छा होता था। यहाँ पे जो मर्चेंट थे काफी ज्यादा ट्रेडिंग पर्पस के लिए बाहर जाते थे, फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे। ठीक है, तो ये जो बंगाल था, यहाँ का जो लैंड था, यहाँ का जो लोग थे, ये बहुत ज्यादा रिच हुआ करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को लगा कि अगर हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे तो फिर हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा रेवेन्यू के तौर पे, हम लोग बहुत सारा रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए साउथ इंडिया में कार्नेटिक वॉर को खत्म करते ही ये लोग दौड़ के पहुंचे 1757 में बंगाल में, और पूरा बंगाल को ये कैप्चर कर लेते हैं। और यही इनका फिनेंशियल फाउंडेशन बन गया। यहाँ से इन्होंने इतना लूटा कि पूरा बंगाल को कंगाल कर दिया, और ये लोग खुद एक रिच गवर्नमेंट बन गए, रिच कंपनी बन गए। ठीक है, चलो। बैटल ऑफ पलासी इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। और 1757 में बैटल ऑफ पलासी को जीतने के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इंडिया में शुरू हो गया। सी, यहाँ पे देखो, ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं है। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह पे, ये एक ट्रेडिंग कंपनी था, बहुत सारे जगह पे ये ट्रेड करने जाते थे। ट्रेड करते करते ये लोग पहुंचे इंडिया में। अब इंडिया में आए, इंडिया पे ये लोग बहुत सारे फाइट वाइट करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी भी इतना इनको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट करने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सीरियसली लेने लगे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, भाई इंडिया में तो कितने रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे तो एक भरा पूरा मार्केट है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और यहीं पे हम लोग अपना प्रोड्यूस्ड गुड को सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो इंडिया का मार्केट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंखों में आ गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इतना सारा सब कुछ स्ट्रगल किया इंडिया में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इंडिया से लूट मार करने के लिए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनसे बोलते हैं कि भाई चलो टाटा बाय बाय, अभी आप लोग अपना बस ट्रेडिंग काम पे फोकस करो, बाकी इंडिया के मार्केट, इंडिया का रेवेन्यू, इंडिया का सब कुछ हम लोग कंट्रोल करेंगे। और फिर एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेयर एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गया, और इसको कैप्चर कौन कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और 1757 में बैटल ऑफ पॉलिसी के साथ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल शुरू हो गया इंडिया में।
ठीक है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा सब कुछ मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन जब तक किया, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। जब उन्होंने देखा कि ठीक है, इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, मार्केट है, यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से कॉलोनी बना सकते हैं, तो जाके उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया। उन्होंने इसको बस एक ट्रेडिंग मतलब पहले इनके पास सारा सब कुछ राइट था, लेकिन बाद में इनके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे राइट्स विथड्रॉल कर लिए, बस ट्रेडिंग राइट्स दे मतलब सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स रहा और कोई राइट्स नहीं रहा। और धीरे-धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेयर एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह रह गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अपना पॉलिटिकल डोमिनेंसी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया और इस देश को कॉन्क्वायर कर लिया और यहाँ पे इन्होंने 200 साल का राज करना शुरू कर दिया। समझ आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में? ये जो सीन है कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, ये आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करोगे, पॉलिटिकल साइंस का जो बिगिनिंग पार्ट है, वहाँ पे देखोगे, ठीक है? आने वाले क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में मैं ये वाला टॉपिक और भी डिस्कस करूँगी, जहाँ पे ये बताऊँगी कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर्स थे, जो राइट्स थे, उनको धीरे-धीरे विथ टाइम कम किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टाइम में आके इसको भी टेक ओवर कर लिया, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हिस्ट्री का और बस यही बताते हुए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है?